आप अपने आईआरएस के पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे डिजिटल इनवॉइसिंग का ऊपर टैब आ रहा है, उसको क्लिक करें। आप इंटीग्रेशन मोड के ऊपर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन मोड में आप प्राल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ और जो इंटीग्रेटर्स हैं 4-5 वो भी दिए हुए हैं। उसके बाद टेक्निकल इंटीग्रेशन है। टेक्निकल इंटीग्रेशन में 3-4 चीज़ें हैं और आप फाइनली पहुंच जाते हैं इनवॉइसिंग डैशबोर्ड के ऊपर। ये हम सारा कुछ आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग होती क्या है? आप बिजनेसेस के सॉफ्टवेयर को या ईआरपी को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करते हैं, यानी रियल टाइम में कनेक्ट कर देते हैं। और जब भी बिजनेसेस कोई भी सेल की इनवॉइस इशू करते हैं तो पहले एफबीआर के सिस्टम में जाती है। एफबीआर एक यूनिक कोड उसको असाइन करता है। फिर जब आप इनवॉइस प्रिंट करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके ऊपर एफबीआर का कोड भी आ रहा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एफबीआर रियल टाइम में बिजनेसेस के सेल्स को और टैक्सेस को मॉनिटर करना चाहता है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कोई ऐसा सच नया नहीं है। जो टियर 1 या बड़े रिटेलर हैं उनके पॉइंट ऑफ सेल्स ऑलरेडी एफबीआर के साथ रियल टाइम में इंटीग्रेटेड है और रिपोर्टिंग रेगुलरली हो रही है। इसकी डाउन साइज़ क्या है? मैं ये समझता हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इतना स्ट्रेंथन नहीं है कि इस रियल टाइम की रिपोर्टिंग को पूरे टैक्स पेयर्स के साथ मॉनिटर कर सके। इट्स अ बिट टू अर्ली टू इंटीग्रेट ऑल सिस्टम्स इनटू रियल टाइम। थोड़ा सा कॉस्टली भी है। थोड़े से ऑप्शंस मौजूद हैं जो कुछ एफबीआर ने वहाँ पे जो लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं। पाकिस्तान में तो अभी सही तरह से लोगों ने ईआरपी भी इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए। जहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे भी वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इट्स अ बिट टू अर्ली स्टेप। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें, असल इशू ये है कि अगर आप रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के ऊपर सारा बर्डन डाल रहे हैं थोड़ा सा अनफेयर है। बुनियादी तौर पे कुछ पनिशमेंट्स, सिंबॉलिक पनिशमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं जो लोग टैक्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आज हम डिटेल से पहले इनके की कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से बिजनेसेस को इंटीग्रेट करना है एफबीआर के सिस्टम के साथ, चैलेंजेस क्या हैं, ट्रबल शूटिंग किस तरह से होती है। ये सारा कुछ हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हम की कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस तकरीबन 2 साल से जारी है। इसमें डिफरेंट एसआरओज़ इशू हुए हैं। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ये सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, मेरे साथ बियर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू फाइनेंस पीपल, टैक्स पीपल, अकाउंट्स पीपल और कंसल्टेंट्स जो ये काम करना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ज़ाती राय में आप सबको अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स इतनी ज़रूर इन्हेंस करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए कि आप इसकी फ़ंक्शनल साइड अच्छे तरीके से देख सकें। अगर आप इसकी फ़ंक्शनल साइड भी अच्छे तरीके से नहीं देख सकेंगे और आप हर वक्त डिपेंडेंट रहेंगे आईटी के लोगों के ऊपर, तो ये आपको काम कभी भी स्मूथ करने नहीं देगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कोडिंग सीखें या आप डेवलपमेंट सीखें सॉफ्टवेयर्स की, बिल्कुल भी नहीं है। एक फंक्शनल साइड होती है जिसमें आपको पता होता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ डालेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। वो आपने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तब जाके आप इसको अच्छे तरीके से देख सकेंगे। सबसे पहले एक SRO 709 इशू हुआ था, फिर SRO 779 भी इशू हुआ, जिसमें पहले उन्होंने ये कहा था कि हम टैक्स पेयर्स को या कैटेगरीज़ को या रजिस्टर्ड पर्सन मार्क करेंगे, रेस्टोरेंट्स, होटल, कोरियर, इस तरह से काफ़ी सारे मार्क किए गए। ठीक है, फिर एक SRO 1845 भी इशू हुआ, 1482 भी इशू हुआ 2024 में। अभी जो लेटेस्ट SRO है जिसने इस सारों को कंक्लूड किया वो है SRO 69। ये SRO जो है ये डिस्क्राइब करता है सारे का सारा प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग, इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स इनवॉइसेस और इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स। ये कहता क्या है थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं जो कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन दैट। ये कहता है कि तमाम के तमाम रजिस्टर्ड पर्सन को, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ देयर हार्डवेयर्स
and softwares used for generating and transmission of electronic invoices through license integrator or otherwise as provided in these rules। FBR ने कुछ लाइसेंस इंटीग्रेटर दे दिए हुए हैं और एक पराल भी है, उसके थ्रू आपने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना है। FBR जो है वो नोटिफाई करेगा पर्सन्स को और क्लास ऑफ पर्सन्स को जो कि रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन करानी है, वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। उसके अलावा FBR ये कहता है कि जो लोग ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं उनको यही अज्यूम किया जाएगा कि वो इस SRO के तहत इंटीग्रेटेड हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑब्लिगेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लॉ ये कहता है कि तमाम के तमाम इंटीग्रेटेड पर्सन्स कौन हैं, डिफाइन किया गया है, जो इन रूल्स के तहत, इन लॉज के तहत अपने आप को, अपने ERPs को, अपने पॉइंट ऑफ सेल्स को FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, वो लोग आप लॉ की लैंग्वेज में इंटीग्रेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। उन्होंने करना क्या है, शेल रजिस्टर, इंस्टॉल, इंटीग्रेट हिज इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद बोर्ड्स कंप्यूटराइज सिस्टम इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। बोर्ड के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है और आपने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपके आउटलेट्स कितने हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स मशीन्स कितनी हैं। बोर्ड ये कहता है, FBR ये कहता है कि नो सप्लाई शैल बी मेड बाय इंटीग्रेटेड पर्सन्स एक्सेप्ट थ्रू इंटीग्रेटेड आउटलेट्स, पॉइंट ऑफ सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशूइंग मशीन्स। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि उन्होंने डिस्क्राइब करना है FBR ने कि कौन कौन से लोग कहेंगे। प्रीवियसली एक लंबी लिस्ट दी जाती थी जब Tier 1 रिटेलर्स हुए थे इंटीग्रेट, तो हर महीने एक लिस्ट आती थी। अब उन्होंने इसको एक ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए हैं। उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन भी प्रेस्क्राइब कर दिए हुए हैं और डेट भी प्रेस्क्राइब कर दी हुई है। कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्टर होना है 1 डे ऑफ जून 2025 से पहले, और नॉन कॉर्पोरेट जो पर्सन्स हैं, जो कंपनीज़ नहीं हैं, उनको जुलाई में। इनकी डेट तो अभी रहती है, इनकी डेट के बारे में थोड़े से लोग कॉन्शियस हैं। इट्स अ न्यूज़ विद इन द डिपार्टमेंट कि शायद ये थोड़ी सी डेट इंक्रीज़ हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं होगी क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय सम स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस। अब हम आ जाते हैं ऑब्लिगेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। द पॉइंट ऑफ सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशूइंग मशीन शैल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। जो मशीन आपकी इंटीग्रेट होगी उसने क्या करना है, उसने जनरेट करनी है, उसने रिसीव करना है, रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है इनवॉइस के डेटा को, इशू करनी है उसने सेल्स टैक्स इनवॉइस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट और एक डिजिटल सिग्नेचर यानी QR कोड और इस तरह की, और रिकॉर्ड करना है डिजिटल सिग्नेचर को ऑन द सेल्स टैक्स इनवॉइस। ट्रांसमिट द डेटा टू द FBR बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम। इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी सेल, परचेज, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, HS कोड, ये सारे के सारे FBR के सिस्टम को रियल टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे, और चेंज करना उसमें बाद में अवेलेबल है लेकिन काफ़ी मुश्किल है। डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, एनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसमिट होगा और वो इररिकवरेबल होगा और इंतहाई सिक्योर होगा। जनरेट किया जाएगा एक QR कोड, जैसे मैंने शुरू में कहा। उसके बाद एक यूनिक कोड अलॉट किया जाएगा जो कि QR कोड होगा ऑन एवरी रिसीट। मस्ट परफॉर्म डोजिंग और क्लोज ऑफ द डे, वीक और मंथ। इसको हम बैंकिंग की लैंग्वेज में एंड ऑफ डे प्रोसीजर कहते हैं। इसलिए वो ये कहता है सिस्टम कि ये डे एंड भी करेगा, वीक एंड भी करेगा और मंथ एंड भी करेगा। कोई भी एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन जो है वो सारी की सारी इनका लॉग मेंटेन किया जाएगा। ये किसी भी ERP या किसी भी सॉफ्टवेयर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें जितनी भी एडिटिंग, एडिशन, डिलीशन या कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसका लॉग सिस्टम जनरेट कर देता है। आपको ये एक रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत होती है। इस सारी फीडिंग का और सेल्स की रियल टाइम रिपोर्टिंग का जो एक एडिशनल एडवांटेज होगा कि आपका एनेक्जर C जो है वो जैसे ही मंथ एंड कंप्लीट होगा, एनेक्जर C जो है वो ऑटो फिल्ड पॉपअप हो जाएगा आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर और POS शैल बी केपेबल ऑफ जनरेटिंग एंड सेंडिंग अलर्ट मैसेजेस
टू द बोर्ड्स कंप्यूटराइज सिस्टम। अगर आप कोई माल प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे एफबीआर जो रेलेवेंट लोग हैं उनके पास एक पॉपअप आ जाएगा, अलर्ट मैसेज आ जाएगा। द बोर्ड में रिक्वायर एन इंटीग्रेटेड पर्सन टू इंटीग्रेट फैसिलिटीज डेबिट और क्रेडिट मशीन, क्रेडिट कार्ड मशीन्स, QR कोड और एनी अदर मोड ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन अवेलेबल। वो कह सकता है कि आप अपने उसको इंटीग्रेट करें और फिर वो मैंडेटरी भी कर सकता है कि आप ये इसी तरह से करें और ये चीज़ें सेल इस तरह से होनी भी चाहिए। यानी अगर कहीं पे डेबिट क्रेडिट मशीन नहीं लगी हुई तो एफबीआर ये कह सकता है कि आप डेबिट क्रेडिट मशीन लगाएं और उसको इंटीग्रेट भी करें। द बोर्ड में रिक्वायर एन इंटीग्रेटेड पर्सन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑन ईच पॉइंट ऑफ सेल बाय अ CCTV कैमरा। आप रिकॉर्ड भी करें, 1 महीने के लिए उसका रिकॉर्ड भी रखें और जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आपसे पूछे तो वो आप उसको प्रोवाइड भी करें। STGO के तहत कमिश्नर आपसे पूछ लेगा। अच्छा, पहले ये होता था कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस में लोग थोड़े से कैजुअल होते थे। यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट आइटम्स द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस शैल आल्सो बी इशूड थ्रू सिस्टम इंटीग्रेटेड। तो अब आपने ये मिस नहीं करना, अदरवाइज वो शायद आपकी सेल ही काउंट ना करें। द कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग और पॉइंट ऑफ सेल शैल बी बॉर्न बाय इंटीग्रेटेड सिस्टम। मेरा ख्याल है ये अंडरस्टूड चीज़ थी। द इंटीग्रेटेड सिस्टम शैल प्रीडोमिनेंटली डिस्प्ले। जब आपने अपने सिस्टम इंटीग्रेट कर दिए तो हर आउटलेट के ऊपर, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मशीन के ऊपर आपने एफबीआर के लोगो के साथ एक डिस्प्ले करना है कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस के ऊपर, इंटीग्रेटेड विद एफबीआर। अच्छा जी, इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस और द इंटीग्रेटेड पर्सन शैल रजिस्टर। आप वेबसाइट को भी रजिस्टर करेंगे, सॉफ्टवेयर को भी, और अगर आपकी कोई ऐप है तो उसको भी रजिस्टर करेंगे और उसको APIs के थ्रू केपेबल करेंगे कि आपकी ऑटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो बोर्ड के सिस्टम के अंदर चली जाए। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो जनरेट होगी सिस्टम के थ्रू, उसके पर्टिकुलर्स क्या क्या होंगे? स्टैंडर्ड से पर्टिकुलर हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, यानी एफबीआर का यूनिक कोड होगा और यूनिक कोड की वेरिफिकेशन होगी। यूनिक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग पॉइंट ऑफ सेल, उसका भी नंबर होगा क्योंकि हर पॉइंट ऑफ सेल जब रजिस्टर होगा तो उसको एक यूनिक नंबर अटैच होगा। लोगो और ऑफ एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम। उसके बाद नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सेलर, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रिसिपिएंट, डेट ऑफ इनवॉइस, टैक्स पीरियड, डिस्क्रिप्शन HS कोड के साथ डेफिनेटली आएगी क्योंकि HS कोड अब बहुत अहम हो गया हुआ है। क्वांटिटी आएगी, वैल्यू आएगी, सेल्स टैक्स का रेट आएगा, अमाउंट आएगा, अगर कोई विदहेल्ड है तो आएगा। ये ग्रीन आइटम्स वो हैं जहाँ पे एप्लीकेबल हैं, यानी एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, FED जहाँ पे लगती है वहाँ पे आएगी, जहाँ पे नहीं लगती वो नहीं आएगी। टोटल इनवॉइस आएगी, HS कोड यहाँ पे दोबारा आ गया, और UOM यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी इनवॉइस के ऊपर अब दिया जाएगा। इसके अलावा इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड रिकॉर्ड, रियल टाइम वेरीफाइबल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग गुड्स में डील करते हैं वो भी इंटीग्रेट होंगे और जो सर्विसेज बिजनेस में है वो भी इंटीग्रेट होंगे। द इनवॉइस शो इशूड शैल बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर और प्रोवाइड भी की जाएगी। ये लॉ की पहले भी रिक्वायरमेंट थी। डेबिट और क्रेडिट नोट्स जो हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट, यानी जब आप सेल रिटर्न करते हैं या परचेज रिटर्न करते हैं तो वो भी इसी सिस्टम के थ्रू ही राउट होंगे और वो भी 6 साल के लिए मेंटेन किए जाएंगे। इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल including marketplace sale, the electronic invoices shall be issued automatically and record thereof shall be maintained for 6 years. Conditions of electronic storage. लॉ ये कहता है कि आप ये डाटा इस तरह से मेंटेन करेंगे कि जब डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़े तो आप वो ओरिजिनल में ट्रांसमिट करें और डॉक्यूमेंट रिक्रिएट हों बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डिपार्टमेंट ऑडिट के वक्त चाहेगा। उसके अलावा लॉ ये कहता है कि इंटीग्रेटेड पर्सन शैल प्रोवाइड एक्सेस टू द प्रीमिसेस एंड ऑल रिकॉर्ड्स। इसको इस SRO में तहत शायद लाना चाहिए था, जरूरत है, ये ऑलरेडी भी लॉ का पार्ट है, सेक्शन रिफ़र कर दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल में एक टेक्निकल ऑडिट, ऑलरेडी इतना सारा कुछ टेक्निकल हो गया हुआ है लेकिन फिर भी बोर्ड टेक्निकल ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है। उसके अलावा ये अब वो क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में भी कहा कि अगर आप इन पिछले जो गिवन डेट्स हैं उनको किसी भी वजह से
फॉलो नहीं कर सके तो देयर इज़ अ प्रोविजन इन द लॉ कि आप एक्सटेंशन सीक कर सकें अपनी इंटीग्रेशन के प्रोसेस के लिए। आप अपना जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसको अप्लाई करेंगे और वो 15-15 दिन की आपको एक्सटेंशन देगा, जो कि टोटल 60 डेज़ यानी 60 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। लॉ ये कहता है कि इस दौरान आप अपनी इनवॉइसेस इशू करते रहेंगे। तो हमें ये पता चला कि एक्सटेंशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे अभी तक आईआरएस में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें मैनुअल जाके लेनी पड़ेगी। आज की डेट तक वहाँ पे रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं लेकिन प्रोसेस नहीं हो रही। नेवरदलेस प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को डील करता है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आप इस सारे जो प्रोसीजर है इसको फॉलो नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक को, तो पेनल्टीज़ और रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 33 में डिफाइन कर दी गई हैं, वो एप्लीकेबल होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सन क्या है? द इंटीग्रेटेड पर्सन शैल मेक ऑल इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर and payment counters comprising of POS at each outlet available for installation of systems। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस का भी वही जिम्मेदार होगा। रिपोर्ट टू द बोर्ड, अगर कहीं पे मैल फंक्शनिंग आती है, डैमेज आता है तो वो करेगा। रिपोर्ट ऑफ एनी इन ऑपरेटिव इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग हार्डवेयर, वो भी आपने करना है रिपोर्ट, और रिपोर्ट कितने अरसे में करना है? विद इन 24 आवर्स, यानी सारी जिम्मेदारी टैक्स पेयर की है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर वेरिफिकेशन बाय द बोर्ड, बोर्ड जो है वो किसी भी तरह से बायर को अलाउ कर सकता है कि वो भी इनवाइस वेरीफाई कर सकता है आपके सिस्टम से, वो आगे जाके हम देखेंगे भी। उसके अलावा इंटरनेट इंटरप्शन हुई है तो भी आपको 24 आवर्स में रिपोर्ट करनी है और क्लियरली आइडेंटिफाई करना है जो इनवॉइसेस बाद में आप मैनुअल डालें कि ये इंटरनेट इंटरप्शन की वजह से हमने ऑफलाइन मोड में आके बाद में इनवाइसेस एंटर की हैं, ये आगे जाके हम देखेंगे भी। जो इनलैंड बोर्ड इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो गाहे बगाहे मॉनिटर कर सकते हैं फिजिकल पीरियोडिक विजिट्स के साथ। वेयर इंटीग्रेटेड पर्सन डज नॉट अकाउंट फॉर सेल्स विदाउट जनरेटिंग एन इनवॉइस QR कोड प्रोसीजर मैंशन प्रीवियसली, तो फिर उसके लिए रेलेवेंट एक्शंस जो हैं, जो भी लॉ के अंदर दिए गए हैं, वो अंडरटेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की गई हैं, उनका भी प्रोसीजर मेंशन किया गया है। एंड पे हम थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। मैं आपको क्विकली ये बता दूं कि हम चूँकि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी रखते हैं और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो यू कैन एंगेज अस एज वेल फॉर डिजिटल इनवॉइसिंग इंटीग्रेशन। हम आपको लो कॉस्ट में इंशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन करवा के दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है प्योर FBR के सिस्टम के साथ थ्रू आईआरएस प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा इट्स नॉट अ वेरी टेक्निकल, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि टेक्निकल हैं, बाकी इतने टेक्निकल नहीं है। हाँ जी, आपको 2 जगह पे इशू आएगा। अगर आप प्राल के थ्रू करवा रहे हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम काम जो है वो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि प्राल के पास रश बहुत होगा। अगर आप कॉस्ट बियर कर सकते हैं तो जो लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर हैं उनकी कॉस्ट है अच्छी खासी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आप अपना लॉगिन पासवर्ड लगाइए, पोर्टल पे आ जाइए, यहाँ पे डिजिटल इनवॉइसिंग का एक टैब दिया गया हुआ है, आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा डिजिटल इनवॉइसिंग का। इसमें आप कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और कुछ बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। यहाँ पे उसने दिया गया है कि चूज़ इंटीग्रेशन मोड, आपने API इंटीग्रेशन करनी है। API इंटीग्रेशन अंडरस्टैंड करें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये 2 सिस्टम्स को बिज़नेस का जो ERP है उसको कनेक्ट करता है FBR के सिस्टम के साथ। जो सॉफ्टवेयर या ऐप ये वाला काम कर रही होती है, एक ऐप ब्रिज ऐप की जाती है, उसको हम कहते हैं API। आप API इंटीग्रेशन के थ्रू जाना चाहते हैं या मैनुअल इनवाइस जनरेट करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करेंगे API इंटीग्रेशन। जहां पे आपको ये बता रहा है कि प्राल जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है, FBR का एक ज़ैली इदारा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीग्रेशन करके दे रहा है। लेकिन ऑब्वियसली उनके ऊपर वर्क बर्डन होगा, तो आप किसी प्रोफेशनल को साथ लेके चलेंगे तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर हैं, इस वक्त 4-5 इंटीग्रेटर हैं, लेकिन उनके
उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसके अलावा भी उनको ये कहा गया है कि वो 10 रुपये पर इन्वॉइस भी ले सकते हैं। अगर वो दूसरे मॉडल में जाते हैं तो 1 लाख रुपये पर मंथ ले लें या 10 लाख रुपया साल का ले लें, लेकिन ये कॉस्ट भी कम है, अब बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा है और इंटीग्रेटर भी यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का प्रोसीजर क्या है? अगर आप ATI इंटीग्रेशन को सिलेक्ट करते हैं और नीचे आप प्राल को सिलेक्ट कर दें और आप उसको सबमिट कर दें, यहाँ पे सबमिट का बटन दिया गया है, तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स देनी है। टेक्निकल डिटेल्स में यहाँ पे आपको टेक्निकल जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका बताना है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन की ईमेल देनी है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर देना है, जो आपका ERP प्रोवाइडर है उसका लिखना है। आप SAP चला रहे हैं, ओरेकल चला रहे हैं, ओडू चला रहे हैं, या आपका कोई इन हाउस लोकल सॉफ्टवेयर है वो आप चला रहे हैं। फिर आपने सॉफ्टवेयर की टाइप बतानी है, फिर आपने सॉफ्टवेयर का जो वेरिएंसेस वगैरह हैं वो वर्जन बताना है। उसके अलावा फिर आपने बताना है CRM का जो ऑथोराइज्ड पर्सन का ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे ये टेक्निकल डिटेल्स हैं। मैं आपको यही बात कह रहा था शुरू में कि ये इतनी टेक्निकल नहीं है, आगे कुछ टेक्निकलिटीज़ आएंगी, वहाँ पे आपको IT की सपोर्ट चाहिए, यहाँ तक एज सच नहीं चाहिए। नीचे आ जाते हैं और आपको क्या देना है, ये बिजनेस नेचर आपको मेंशन करनी है। याद रखिए बिजनेस आप एक से ज़्यादा डाल सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, अदर हैं, ठीक है। सेक्टर में अभी तक एक सेक्टर की आपको इजाज़त दी गई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन माय पर्सनल ओपिनियन आपको एक से ज़्यादा सेक्टर यहाँ पे अलाउ करने पड़ेंगे। अब हम आ जाते हैं वाइट लिस्टिंग के अंदर। जब आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाएंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आम तौर पे उसको लोग नहीं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको सबसे पहले IP एड्रेस डालना है होस्टिंग कंपनी के नाम के साथ, जो होस्टिंग सर्वर कंट्री है वो मेंशन करने हैं यहाँ पे। फिर आपने अपना IP एड्रेस डालना है, या आप अपलोड कर सकते हैं मल्टीपल IPs बाय डाउनलोड सिंपल सैम्पल फाइल्स के साथ, फिल डिटेल्स, और आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। साइज़ हर जगह पे जब ऑनलाइन आप जाते हैं तो साइज़ मैटर करता है, आपको गिवन साइज़ के साथ ही फाइल्स अपलोड करनी है। यहाँ से आपको थोड़ी सी IT की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ये वाला इंटीग्रेशन का प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस पूरा करके आगे जाते हैं तो वो आपको लिस्ट दे देता है कि आपने ये वाला IP डाला हुआ है, ये आपका ही IP है, कंफर्म कर ले, नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दें। इसके बाद आप जब सबमिट का बटन दबा देते हैं, द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू प्राल सक्सेसफुली। आप देखें यहाँ पे एक स्टेप है जहाँ पे आपको IT की सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी कोई ऐसा सच नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने साथ IT को अटैच रखिए, लेकिन फंक्शनल साइड खुद रही। तो आज प्राल जो है वो आपको 2 वर्किंग डे में रिस्पॉन्ड करेगा। ये वो एरिया है जो प्योरली टेक्निकल साइड है, और यहाँ पे आपको अपने साथ टेक्निकल के लोग रखने हैं। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट एक मुश्किल नाम रखा गया है, इसको हम आमतौर पे टेस्टिंग फेज़ कहते हैं सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे भी आपको ये करना है कि चूँकि आपका सिस्टम इंटीग्रेट हो गया हुआ है, तो आपने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। ये टेक्निकल लोग आपके साथ करेंगे। व्यू वेब API, व्यू सैम्पल कोड, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको टेक्निकल लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। FBR का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टाइप, टोटल सेल वैल्यू, स्टेटस। उसके बाद आप जब ये वाला सबमिट कर लेंगे तो ये आपको व्यू दिखाएगा जो जो आपने सैम्पल इनवॉइसिंग ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग फेज़ डाली हैं। बुनियादी तौर पे ये यहाँ पे आप समझ लें कि सैम्पल डाटा डाला जा रहा है जिसको सिस्टम टेस्ट करेगा। तो जो टेक्निकल लोग होंगे वो साथ कोड वगैरह भी देख लेंगे। हम देखते हैं कि जब इनवॉइसेस डल चुकी हुई हैं तो वो किस तरह से हैं। अपॉन कंप्लीशन द integration in testing environment, sandbox environment, the taxpayer must submit scenario based invoices। यानी आपने जो हमने जो पहले पर्टिकुलर्स देखे हैं, आपने अपने बिजनेस नेचर और सेक्टर के हिसाब से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपने पुट इन करने हैं। द एप्लीकेशन सिनेरियोज आर आल्सो अवेलेबल इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। जब आप उसको सबमिट करेंगे तो यू विल बी गिवन दिस लिस्टिंग। आपने फिर अपनी FBR का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सेल्स इनवॉइस, सेल्स वैल्यू, यहाँ पे आपने सब कुछ चेक कर लेना है कि क्या ये ठीक हो रहा है या नहीं। विद सक्सेस स्टेटस द टेस्ट इनवॉइसेज ऑफ द एप्लीकेबल प्रोडक्शन डाटा विल बी। जब सिस्टम
आपकी हर जो एंट्री है उसके आगे सक्सेस दे देगा, तो आपको प्रोडक्शन के सिस्टम एनवायरनमेंट में डाल दिया जाएगा। ये भी टेक्निकल साइड है। इसको सिस्टम ये कहते हैं कि सिस्टम अपने कोडिंग या अपने जो डिफरेंट सिनेरियोज है उनकी प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट है उसकी टेस्टिंग कर रहा है सिस्टम। तो यहाँ पे टेक्निकल लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का जो सिनेरियो सारी टेस्टिंग हुई, जहाँ पे लॉ ये कहता है कि क्लिक द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट टू व्यू बिलो डिटेल्स, व्यू प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स, व्यू सिक्योरिटी टोकन, जिसको आप कॉमनली की भी कह सकते हैं, जो आगे जाके आपने यूज़ करनी है। ये की होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की। यूज़ द अफोरमेंशन इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द इंटीग्रेशन ऑन प्रोडक्शन एंड स्टार्ट ट्रांसमिटिंग इनवॉइसेस इन रियल टाइम। ये वाला स्टेप जब आपका प्रोडक्शन टेस्टिंग के बाद जब आपका प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाता है और ये कोड्स लग जाते हैं, तो आप रियल टाइम में अपनी इनवॉइसेस डाल सकते हैं। जैसे जैसे आप इनवॉइसेस डालते जाएंगे, आपका इनवॉइसेस का डैशबोर्ड जो है वो पॉपअप होता जाएगा। इनवॉइसेस का डैशबोर्ड यहाँ पे आईआरएस के मोड के अंदर यहाँ पे आपको अपनी सारी इनवॉइसेस की डिटेल देता रहेगा। आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, पहले पीरियड मेंशन कर दें, वो आपको बता देगा। इसमें 154 इनवॉइसेस हैं, टोटल 147 इनवॉइसेस हैं और 7 डेबिट क्रेडिट नोट हैं। आप इसका डेली, वीकली, मंथली कोई भी ब्रेकअप देख सकते हैं, सेल्स इनवॉइसेस, डेबिट क्रेडिट नोट, और ये ग्राफ भी आपको बताता रहेगा कि डेली या वीकली आपका क्या स्टेटस है। उसके अलावा आप इनवॉइसेस जो हैं वो सर्च भी कर सकते हैं। एफबीआर का इनवॉइस नंबर दे के यही पोर्टल की एक्सेस मेरा ख्याल है अगर बायर्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी या की जानी चाहिए, तो वो लोग अपनी इनवॉइस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप पीरियड वाइज इनवॉइस भी देख सकते हैं, एफबीआर का नंबर दे के वो भी देख सकते हैं। इनवॉइस आपके सामने आ जाएगी, आप इसको पीडीएफ एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। यहाँ तक जो टैक्स पेयर से रिलेटेड आपका जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जो लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर है क्विकली देख लेते हैं। उसका भी तरीक़ेकार यही है, उसने यहाँ पे आके लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर को सिलेक्ट करना है, फिर उसने देखना है कि मेरे पास कौन कौन सी कंपनियों की आई हुई है, रिक्वेस्ट आई हुई है, उसने एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है। फिर वो अपने सारे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में से गुजरेगा, प्रोडक्शन में से गुजरेगा, और अपना जो टेक्निकल साइड है वो पूरी करने के बाद अपने जो क्लाइंट है या जो उसका टैक्स पेयर है उसकी सारी प्रोसेस से कंप्लीट कर देगा। ये एक ट्रबल शूटिंग का एनवायरनमेंट है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रख रहा हूँ कि अगर आपका एक दफ़ा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर